5 की पंचायत में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। नोटबंदी का 34वां दिन है। लोग अपने पैसों के लिए अभी भी कतार में लगे हुए हैं। कई लोगों ने अभी 500 और 2000 के नए नोट का दीदार भी नहीं किया है और अब 2000 के नोट बाजार से बाहर करने की अटकलें भी लगाई जाने लगी हैं। संघ से जुड़े अर्थशास्त्री एस गुरुमूर्ति ने दावा किया है कि आने वाले वक्त में 2000 का नया नोट बंद हो जाएगा। बैंकों को इसके लिए निर्देश दिया जाएगा और 2000 के नए नोट जमा होने के बाद ग्राहकों को छोटे छोटे नोट दिए जाएंगे और धीरे धीरे तय तरीके से 2000 का नोट चलन से बाहर कर दिया जाएगा। 5 की पंचायत में आज हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या 2000 का नोट भी बंद हो जाएगा? तो 2 दिन के बाद तीसरे दिन जो कि छुट्टी थी, यानी 3 दिन लगातार छुट्टी के बाद भी आप देख रहे हैं आलम वही का वही रहा। बैंकों और एटीएम के बाहर कतारें खत्म नहीं होती दिख रही हैं, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी के बाद लोगों को कैश चाहिए था और उसके बाद भी उसी तरह की भीड़ नजर आने लगी है। लेकिन एस गुरुमूर्ति ने जिस तरह की अटकलों की बात कही है, जिस तरह की बात उन्होंने कही है, उसे गंभीरता से लेना भी जरूरी है। हमारे साथ इस वक्त संघ विचारक राकेश सिन्हा जुड़ रहे हैं। राकेश जी, एस गुरुमूर्ति अगर कोई बात कहते हैं तो उसको गंभीरता से लेना हमें पड़ेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सरकार कुछ भी अगर आर्थिक मामलों पर कुछ कदम उठाती है तो उनसे सलाह मशवरा करके उठाती है। वो अगर ऐसी बात कह रहे हैं तो यानी ये कहीं ना कहीं पुख्ता खबर है। अब आप ये बताइए कि 2000 के नोट लाने की जरूरत पड़ी ही क्यों थी फिर? देखिए, एस गुरुमूर्ति जी ने जो बात कही और उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया। समाचार ये आया कि सरकार ऐसा करने जा रही है, लेकिन ट्वीट यह आया कि उनका व्यक्तिगत मत है, वो ऐसा सोचते हैं। एस गुरुमूर्ति एक सुलझे हुए अच्छे चिंतक हैं, अर्थशास्त्री हैं, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े रहे हैं और मैं जानता हूं कि आर्थिक क्षेत्र में भी लोकतंत्र की प्रक्रिया सुदृढ़ होनी चाहिए, लोगों की अपनी अपनी राय आनी चाहिए। एक समय ऐसा था कि जो सरकार कहती थी वही बातें लोगों पर लागू होती थी। अब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अलग अलग लोगों की बातें आ रही हैं। मुझे लगता है ये देश के लिए अच्छा है, अर्थतंत्र के लिए अच्छा है। गुरुमूर्ति जी ने एक सुझाव के रूप में रखा कि आगे आने वाले समय में 2000 के नोट धीरे धीरे वापस ले लेना चाहिए, उसकी जगह जो छोटे नोट है वो सर्कुलेशन में रहना चाहिए। इस सुझाव को यह न ये सरकार का मत है, न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये मत है। एक सुलझे हुए अच्छे अर्थशास्त्री की एक अपनी राय है, जिस राय पर आप भी विचार कर रही हैं, हम भी विचार कर रहे हैं, सरकार भी इस पर सोच सकती है। लेकिन इसको एक किसी संगठन का या सरकार का मत बना देना ये ठीक नहीं है। राकेश जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। एनकाउंटर में मारे गए आतंकी बुरहान वानी के परिवार को 4 लाख का मुआवजा दिया गया है। हम आपको बता दें, बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर सरकार ने ये मुआवजा बुरहान के बड़े भाई खालिद की एनकाउंटर के मौत पर दिया है। खालिद पर आतंकी संगठन हिजबुल के लिए जासूसी का शक था। खालिद मुजफ्फर वानी उन 106 लोगों में शामिल है जिसकी सेना की कार्रवाई में मौत हुई थी और सेना के ऑपरेशन के दौरान जो लोग घायल हुए थे या मारे गए थे उनके लिए सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। और आपको ये भी बता दें कि 1.5 साल पहले 25 साल के खालिद की एनकाउंटर में मौत हो गई थी, जिसके बाद त्राल के जंगलों में उनकी लाश मिली थी। बड़ी खबर, बुरहान वानी का भाई खालिद जो कि हिजबुल के लिए जासूसी करने का शक जिस पर बताया गया था और उसका एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद कश्मीर में हालात भी खराब हो गए थे। उन जिन भी लोगों को जो घायल हुए थे या मारे गए थे उनकी एक लिस्ट बनाई गई है और उन्हें मुआवजा दिया जाएगा 4 लाख रुपए का। और उसी लिस्ट में बुरहान वानी के इस भाई खालिद वानी का भी नाम है, यानी उनके परिवार को खालिद वानी की मौत के लिए 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता आसिफ सुहाब हमारे साथ है। आसिफ, क्या जानकारी है? देखिए, ये जो मुआवजा है ये सरकार द्वारा घोषित होता है और ये हिंसाग्रस्त उन लोगों के लिए होता है जो आम लोग होते हैं, जिनका कोई भी मिलिटेंसी या दूसरे किसी आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं होता है। ये जो लोग हैं ये तो या तो फायरिंग की जद में आते हैं सेना के ऑपरेशन के दौरान, या मिलिटेंटों के हमलों में इन्हें नुकसान पहुंचता है, किसी की जान चली जाती है, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है। उसी के चलते प्रशासन हर जिले में यहाँ सरकार द्वारा घोषित ये मुआवजा लोगों तक पहुंचाता है।
यहाँ दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा में भी ये लिस्ट बनाई गई, बाकायदा एक मीटिंग की गई स्क्रीनिंग कमेटी की, उसमें 100 से ज्यादा लोगों के नाम आए, जिनमें खालिद मुजफ्फर वानी का नाम भी आया। बिल्कुल आसिफ, आपने बहुत अहम जानकारी दी है। इस बीच हमारे साथ बीजेपी की तरफ से विजय सोनकर शास्त्री जुड़ गए हैं। विजय जी, बड़ी खबर है, इस पर हम आपसे रिएक्शन चाहते हैं, क्योंकि आसिफ ने जैसे बताया कि जब मुआवजा दिया जाता है उसकी बड़ी कंडीशन ये होती है कि वो शख्स आतंकी नहीं होना चाहिए। तो क्या ये बात मानी जाए? क्या ये बात मान रही है वहां की सरकार कि वो हिजबुल के लिए काम नहीं करता था? साक्षी, देखिए, ये जो खबर अभी आपने हमको दिखलाया है, मैं इसको देख रहा हूँ कि कोई प्रतिक्रिया इसलिए नहीं दे सकता कि इसकी पूरी जानकारी विषय की नहीं है मुझको जी। तो मैं इस पर अभी क्या बोल सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक जानकारी विजय जी हम आपको दे रहे हैं, बात है वहाँ हम आपको दे रहे हैं, हमारा वरिष्ठ पत्रकार आसिफ साहब हमें पूरी जानकारी दे रहे थे और जानकारी के तहत ही ये सब बताया जा रहा है, क्योंकि ऑनर नहीं होती वरना कोई खबर, इसलिए हम जितनी जानकारी हमने आपको दी, आप अपना रिएक्शन बताइए कि क्या आप ये मान रहे हैं अगर वहाँ की सरकार उसे मुआवजा दे रही है कि वो हिजबुल के लिए काम नहीं करता था? नहीं, देखिए, वहां पर जो खासतौर से बुरहान वानी जो मारा गया था वो एक आतंकी था, उसके बारे में ढेर सारे प्रमाण थे, और उसके भाई के बारे में भी जो पिछले दिनों जो मारा गया था उसके बारे में भी खबर यही थी। अब इसमें सरकार ने किन नीतियों के तहत कैसे ये निर्णय लिया है ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, पर हम ये जरूर जानना चाहेंगे, हम लोग भी, जैसे आप जानना चाहते, जैसे देश जानना चाहता है, वैसे मैं भी जानना चाहूंगा कि ये मेरा व्यक्तिगत है कि आखिर में उसको किस आधार पर क्यों एक आतंकवादी में लिस्ट में जो जिसका नाम रहा हो उसको इस प्रकार से मुआवजा दिया गया। बड़ा सवाल यही है। कांग्रेस की तरफ से राजीव त्यागी हमारे साथ है। राजीव त्यागी, ये जब ये एनकाउंटर हुआ था तब आर्मी ने कहा था कि ही वॉज ऑपरेटिंग एज एन ओवरग्राउंड वर्कर फॉर हिजबुल, यानी साफ है कि वो हिजबुल के लिए काम कर रहा था और इसीलिए एनकाउंटर किया गया था। अब मुआवजा देना मतलब आतंकी नहीं है वो? देखिए, दो मुहावरे हैं, एक तो हाथी की दांत खाने के और दिखाने के और दूसरा मुहावरा है मगरमच्छी आंसू। तो भारतीय जनता पार्टी के निश्चित रूप से संघ के शुरू से ही 1925 से मैं तो कहूंगा ये संघ के लोग बाग अंग्रेजों के पैरोकार रहे। अब सेना के नाम पर वोट लेने की बात तो करते हैं, लेकिन सेना के शहीदों का सम्मान नहीं करते हैं, और आतंकवादियों को इनकी सरकार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पीडीपी के साथ गठबंधन में है, वहां पर उनकी सरकार 4 लाख रुपए का मुआवजा ऐलान करती है। तो मैं पूछना चाहूंगा संघ की क्या बात है, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो अगर वहाँ की सरकार ने निर्णय लिया है तो उसको सरकार के बारे में बोले, क्या यही ये तो मानसिक दिवालियापन की भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद है वो छदम राष्ट्रवाद है। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, ये तो मानसिक दिवालियापन की बात है कि वहाँ संघ की क्या जरूरत है, वहाँ तो इनको बोलना चाहिए कि वहाँ की सरकार ने जो निर्णय लिया है ये सरकार का निर्णय है, न शहीदों से मतलब है, न किसी राष्ट्रीय आंदोलन से मतलब रहा है। आप भाजपा की बात करो, आप सरकार की बात करो, के लिए, लेकिन आपको मामले को घुमाना चाहते हो, आपको तो सच्चाई पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पीडीपी गठबंधन के साथ मिलकर के कर रही है। विजय जी, मसरत आराम को छोड़ते कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार में आप हैं कि कांग्रेस है? निर्मल सिंह जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि हमें अगर ये पता होता कि बुरहान वानी छुपा हुआ है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। नहीं, आप बताइए, वहाँ पीडीपी के साथ आप सरकार में है कि कांग्रेस सरकार में है? बिल्कुल, देखिए, मैं वही बता रहा हूँ। नहीं, आप पहले जवाब दीजिए, फिर मेरे पास एक और सवाल है। कांग्रेस के हमारे मित्र हैं, इनका तो मानसिक दिवालिया है। नहीं, इनको ये नहीं पता कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग है, वहाँ आरएसएस का तो नहीं है। लेकिन ये आरएसएस पर क्या बात करते हैं, इनको तो भाजपा पर बात करनी चाहिए ना। चलिए भाजपा के ऊपर बात करते हैं, आरएसएस को छोड़ दीजिए। मैं समझ रहा हूँ। चलिए भाजपा के ऊपर बात करते हैं। अब आप बताइए, भाजपा क्या इस बात का समर्थन करेगी कि पीडीपी की सरकार, जिसके साथ आप भी वहां पर सरकार में है कश्मीर में, वहां पर बुरहान वानी के भाई का एनकाउंटर किया गया, आर्मी ने कहा कि वो हिजबुल के लिए काम करता था, आर्मी की बात का आपने मान नहीं रखा, अगर आप वहां पर उसको मुआवजा दे रहे हैं तो? साक्षी, मैंने आपसे पहले ही अपने विचार रख दिए हैं, क्लियर विचार रखे हैं, स्पष्ट विचार रखे हैं। अब अगर वो हमारी भाषा आपके समझ में नहीं आई हो, या हमारे मित्र जो त्यागी जी है उनके नहीं समझ में आई हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपनी बातें करें। मैं तो ये देख रहा हूँ, नहीं त्यागी जी, विचार मत रखिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, नहीं, आप बताओ हमको, क्या वहाँ पर संघ की सरकार है, आरएसएस की सरकार है?
आपने सरकार आरएसएस को की बात क्यों आतंकवादी की? को मुआवजा देना आप चाहिए क्यों या नहीं इस देना प्रकार से चाहिए? गुमराह कर रहे हैं? सरकार को शहीदों का सम्मान आप रखना इस चाहिए। बातें क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल बात करूंगा। आरएसएस की विजय जी, कार्यशाला में इनके बंद ऊपर बात करके करने के लिए भारतीय मैं जनता राकेश पार्टी जी के से नेता बात आते करूंगी। हैं। आप प्लीज वो बीजेपी की कार्यशाला तरफ की से व्यक्ति है, जी। आरएसएस की कार्यशाला ही व्यक्ति है। नहीं, आपको तो माफी मांगना होगा। आपने आरएसएस का क्यों नाम लिया? आपको माफी मांगना होगा। आप भाजपा की बात करिए, मैं भाजपा का प्रवक्ता हूँ, मैं बोलूंगा। बिल्कुल आरएसएस लेकिन की बात जहां कर रहा तक हूं। वहां पर आरएसएस की कार्यशाला से बंद करके भारतीय जनता पार्टी के नेता निकल के आते विजय जी, हैं। उत्तेजित वो होने की नेता बात नहीं है। जो मैं डिफेक्टिव बीजेपी और की तरफ नेगेटिव से आप है। लोगों के बीजेपी पास के कोई लिए मुद्दा बोलिए। नहीं है। राकेश जी बैठे हमारी वहाँ पे। बेहतरीन काम कर रही सरकार आप लोगों को जिस पच बात नहीं का रहा जिसका है, आपको है, मैं इसलिए ये सब बातें कर रहे हैं। आपको मैं बताना होगा राकेश कि जी से बात करते तो राकेश जी, विजय जी बहुत उत्तेजित है इस वक्त, आरएसएस की जो है बहुत ज्यादा उसी की तरफ से वो बोल रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप बोलें। आपने राजीव त्यागी की बात सुनी, आप बताइए, जहां पर एक आतंकी घोषित करके एनकाउंटर किया गया, इतने दिन हालात खराब रहे, आर्मी ने उसको भी पूरा एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की, उसके बाद वहां की सरकार जब मुआवजा देती है तो उसी आतंकी के परिवार का नाम उसमें शामिल होता है। ये क्या हो रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं कह दूं, मानसिक शीतलता के साथ भी एक दूसरे की हम आलोचना कर सकते हैं, एक दूसरे की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं है आक्रोशित होना, कड़े शब्दों का उपयोग करना। देखिए, अगर मुआवजा दिया गया है और उस परिवार के किसी सदस्य को मुआवजा दिया गया है, उसका आतंकवाद से संबंध है, जैसा आपने कहा, तो ये एकदम सरासर गलत है। सरकार की यह नीति गलत है। मुआवजा वापस देना चाहिए, सरकार को माफी मांगनी चाहिए। इस मुआवजा को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यदि आर्मी ने ऐसा कह दिया है कि उसका आतंकवाद से संबंध है, लेकिन एक ही परिवार में यदि दो सदस्य है, एक आतंकवादी है, एक गैर आतंकवादी है, तो उसमें भी अंतर करना चाहिए। यदि आपकी खबर सही है, बीजेपी को पीडीपी गठबंधन से अपना हाथ उड़ा लेना चाहिए। मैं बताता हूँ। जी राकेश जी, जवाब भी दीजिए। कृपया प्रश्न का जवाब दीजिए। देखिए, मैं कह दूं, मैं आपको उत्तर देता हूं। देखिए, बीजे अरे सुन तो लीजिए। बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसके पास एक बड़ी संरचना है, वो निर्णय करेगी। मैं इतना जानता हूं, एक राष्ट्रवादी नाते मैं कहता हूं, यदि एक किसी आतंकवाद से संबंध रखने वाले व्यक्ति को मुआवजा दिया गया है, वह गलत है, वह राष्ट्रीयता के खिलाफ है, राष्ट्रवाद के खिलाफ है। चरणों में लेट गई थी मोहन भागवत जी के, और अब आप ऐसी बात कर रहे हैं। अब आप ऐसी बात कर रहे हैं। देखिए, आप राजीव जी, आप एक बड़े बहुत परिपक्व, पीडीपी से गठबंधन तोड़ना चाहिए बीजेपी को। राकेश जी माफी बोलिए। मांगनी चाहिए राजीव जी आपको। बोलने दीजिए राकेश जी को। माफी मांगिए। राजीव जी, आप एक परिपक्व प्रवक्ता हैं। और शहीदों का अपना सम्मान कर रहे हैं। अच्छा, अरे देखिए, आपने राष्ट्रवाद का कितना अलग जगाया, पूरे देश को मालूम है। आज आप ब्लैक मनी के प्रवक्ता बन के खड़े हैं और उसके कारण आपको संकट हो रहा है। मैंने साफ कहा, यदि किसी आतंकवाद से संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति को हिंदुस्तान के किसी हिस्से में कोई मुआवजा दिया जाता है, कोई प्रिविलेज दिया जाता है, तो उसकी मैं आलोचना करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ, सरकार की निंदा करता हूँ। राकेश सिन्हा ने बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखे। राजीव जी, अरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान की कहानी आप चाह रहे हैं कि वो बोले, वो तो वो बोल रहे हैं। अब यहाँ पर विजय जी से सवाल बनता है। विजय जी, राकेश जी बोल रहे हैं कि वहाँ की सरकार को माफी मांगनी चाहिए, ऐसा ही स्ट्रॉन्ग कमेंट आप दे सकते हैं बीजेपी की तरफ से। आप पीडीपी के साथ जब तो बैठ गए। साक्षी, अगर राजीव जी को बंद करें, राजीव जी तो मैं बात करूं। राजीव जी प्लीज, राजीव जी आपकी बात भी समझ में नहीं आ रही, दूसरों की भी समझ में नहीं आ रही, टाइम खत्म हो जाएगा। विजय जी प्लीज बोलिए। देखिए, मैं राजीव जी की परेशानी समझ सकता हूं। काले धन पर आपने बुलाया था यहाँ डिस्कशन करने के लिए। नहीं तो ये बीच में बड़ी खबर आ गई विजय जी, ज्यादा समय नहीं है, काले धन को छोड़ दीजिए। मैं बड़ी खबर आ गई, राकेश सिन्हा की तरह है कि मैं मानता हूँ, कमेंट कहेंगे बीजेपी की तरफ से कि वहाँ की सरकार को माफी मांगनी चाहिए ऐसा करने के लिए। देखिए, मैंने आपको स्पष्ट कह दिया और मैंने अपनी बात भी आपके सामने दृढ़ता के साथ रखा कि अगर इस प्रकार की बातें हुई है कि आतंकवादी को अगर मुआवजा मिला है तो हम इसकी निंदा करते हैं, घोर विरोध करते हैं। और जहां तक बात राजीव जी की है, वो जिस तरह से डिरेल्ड करना चाहते हैं, नहीं यहाँ पे डिबेट राजीव जी पर नहीं हो रही। विजय जी, दूसरा सवाल आज हम लोग यहाँ पर दूसरा सवाल बहुत वाजिब है। तो अब जब आप कह रहे हैं कि वहाँ की सरकार को बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था, वहाँ पर आपकी पीडीपी के साथ सरकार है, क्या आप इस मुद्दे को आगे ले जाएंगे? और अगर नहीं मानते वो, तो क्या आप अपना गठबंधन वहाँ से हटाने की कोशिश कर सकते हैं? देखिए, इस संदर्भ में जो कुछ भी होगा देश हित में होगा। जम्मू कश्मीर के
हित में होगा। वहां पर जिस प्रकार से हमारी सरकार चल रही है और वहां पर हम पीडीपी के साथ, बीजेपी के साथ मिलकर के जो सरकार चल रही है, वो सरकार इस समय जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए, उसके हित के लिए, विकास की बात अभी मत कीजिए विजय जी, मैं इस मुद्दे पे बात कर रही हूँ। बड़ी खबर है ये, देखिए बड़ी खबर है। मेरी बात सुन लो। नहीं, आप फिर ना, अगर बड़ी खबर है तो मैं बड़ी खबर को उसी गंभीरता से उत्तर दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग उत्तर नहीं लेना चाहती हो। मैं आपसे मुद्दे पे उत्तर लेना चाहती हूँ। चल रही है, लेकिन कोई इस प्रकार का निर्णय, मैं वही बता रहा हूँ साक्षी, वहां पर कोई इस प्रकार का निर्णय हुआ है। अगर इस संदर्भ में अभी एकाएक आपने उत्तर, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक नेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित पार्टी है। यहाँ पर कोई भी निर्णय होते हैं, सामूहिक निर्णय होते हैं, कोई व्यक्ति विशेष, कोई तो आइडियोलॉजी होती है ना, लेकिन विजय जी किसी पार्टी की जब आप यहाँ आते हैं, उसके नुमाइंदे बनते हैं, तो आपको पता होता है कि आपकी पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है, वही आपको रखनी है। किस मुद्दे पर मेरी पार्टी सपोर्ट करेगी, नहीं करेगी, आपको पता होता है। राजीव को पता होता है। और आज जम्मू और कश्मीर में जो सरकार चल रही है, वो केवल इस बात के लिए कि जम्मू कश्मीर के विकास में क्या हित कर सकता है उसके लिए। लेकिन अगर इस प्रकार की समस्या आती है, इस प्रकार की समस्या आती है, तो उस समस्या पर भारतीय जनता पार्टी विचार करेगी, हमारे वरिष्ठ नेता इस पर विचार करेंगे। पर ऐसा नहीं है कि हम लोग वहां पर आतंकवाद को समाप्त करने के लिए दुनिया भर में अभियान चला है, भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता लीड कर रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी आतंकवाद समाप्त करने के लिए। राजीव जी, मैं आप दोनों के पास आ रही हूँ। इस बीच राकेश जी बहुत देर से सुन रहे हैं। राकेश जी, आपने एक बहुत स्ट्रांग कमेंट थोड़ी देर पहले किया था, आपने दोनों की बात सुनी है, अब आप क्या उसके बाद बोलना चाहेंगे? क्या आपकी तरफ से प्रतिक्रिया है दोनों की बात सुनने के बाद? देखिए, मुझे एक लगता है कि सरकार ने जो कदम उठाया, अब बहस का मुद्दा बना, सरकार का क्लैरिफिकेशन का इंतजार करना। देखिए, जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्थान है और सेंसिटिव जगहों पर कभी कभी आइडियोलॉजी और अपने इंटरेस्ट को हर बार सेक्रीफाइस करना पड़ता है। नेहरू जी के समय से आज तक चलती है। मैं किसी सरकार को दोष नहीं देता हूं, तो इतना उत्तेजना के साथ हम कम से कम ऐसे प्रांत के बारे में बहस ना करें जिस पर पाकिस्तान की नजर है। पाकिस्तान दिन रात अपनी नजर लगाकर बैठा हुआ है। अगर सरकार क्लैरिफिकेशन देती है, सरकार कहती है कि हम दे रहे हैं और आर्मी कहती है उसका आतंकवाद से संगठन है, सीआईडी, तो सरकार की निंदा होनी चाहिए, सरकार की आलोचना होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद डिबेट में दो बोले हैं, सारी बात उन्हीं की सवाल करने का नैतिक अधिकार नहीं है। राजीव जी, बहुत स्ट्रांग पॉइंट उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की नजर रहती है इन सब मुद्दों पर, ऐसी हरकतों से पाकिस्तान को माइलेज मिलती है। आपका लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क इस पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि भारतवर्ष की आर्मी के आगे और भारतवर्षियों के आगे पाकिस्तान का कहीं कोई स्थान नहीं है। कांग्रेस ये मानती है कि हमें अगर तुलना करनी है अपनी देश की तो उन्नत देशों से करनी है, पाकिस्तान जैसे फोल्ड स्टेट से नहीं करनी, जो भारतीय जनता पार्टी भारतवर्ष की तुलना पाकिस्तान से करना चाहती है। लेकिन मोहन भागवत जी ने पाकिस्तान को छोटा भाई बताया था कि हमारा छोटा भाई है, और राकेश जी कह रहे हैं पाकिस्तान अरे भाई, पाकिस्तान पर वोट किसने लिए? शहीदों पर वोट किसने लिए? आतंकवादियों को वोट किसने लिए? भारतीय जनता पार्टी ने लिए। माफी मांगी देश से, अगर माफी मांगी देश से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है जो कि आने वाले अभी कुछ समय में और ज्यादा बड़ा हो सकता है, क्योंकि आलोचना से अब बीजेपी इस पर जरूर घिरने वाली है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।